गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज मैंने पहले ही बताया था कि क्लास 12 की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं हम लोग। लास्ट टाइम क्लास 11 की बायोलॉजी चल रही थी जो किसी कारणवश डिसकंटिन्यू हो गई थी। हम लोग क्लास 12 की शुरू करने वाले हैं क्योंकि क्लास 11 के सेशन को पकड़ नहीं पाएंगे तो हम लोग क्लास अभी 12 को बाद में कुछ दिन बाद 11th की भी शुरू कर दी जाएगी जब नए बच्चे पास आउट होकर आएंगे। तो मेरा चैनल है एजुकेशन हब गोड्डा। तो हम लोग पहले सिलेबस जान लेते हैं। हमारे जो 12th के बायोलॉजी है उसमें टोटल 5 यूनिट है। पहला आपका रिप्रोडक्शन हो गया यानी जनन, दूसरा आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, तीसरा आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि 12 नंबर का है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, इसका टोटल 20 नंबर का आता है एग्जाम में। यूनिट 3 आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में जानेंगे और मानव कल्याण में क्या क्या हम लोग विकास कर सकते हैं और कैसे अच्छा आउटपुट हम लोग ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मीन्स हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी है जो छोटे से छोटे मतलब उसको ऑर्गेनिक लेवल को कैसे हम डाइवर्ट करेंगे जो कि हम लोग उसका एप्लीकेशंस यानी उसको हम लोग कैसे यूज में लेंगे। यूनिट 5 है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हम आसपास के इन्वायरमेंट को जानेंगे, अपने जो ये हमारा इको सिस्टम है उसको हम लोग कैसे रेगुलेट करेंगे या फिर उसके लिए कैसे नेचर के लिए अच्छा होगा उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये 14 नंबर का वेटेज रखता है। तो टोटल हो गए 5 यूनिट्स और आपके चैप्टर्स बोला जाए तो चैप्टर्स कुल हैं आपके टोटल 16 चैप्टर्स। तो पहला है आपका जीवों में प्रजनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यह बैच हिंदी मीडियम में चलेगी। थर्ड चैप्टर है आपका मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ में है आपका मानव स्वास्थ्य यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य है इसमें। तो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम लोग प्रजनन से संबंधित होने वाले समस्याओं को से कैसे बचा जा सके उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर 5 वंशानुगति विभिन्नता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब चैप्टर 6 है आपका वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम लोग जो हमारा शरीर बना हुआ है उसमें मोलिकुलर बेसिस क्या मतलब आणविक स्तर जो सबसे छोटा सूक्ष्म स्तर है वो क्या क्या उसे मिलकर बना है। अब 7 है उद्विकास इवोल्यूशन, हम लोग का विकास कैसे हुआ मानव जाति का। चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय। और चैप्टर 10 मानव कुशलता में सूक्ष्म जीवाणु। चैप्टर 11 जैव तकनीकी सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं। चैप्टर 12 जैव तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग। चैप्टर 13 है आपका जीव एंड जनसंख्या मतलब जीव एवं जनसंख्या ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र आपका चैप्टर 14 है। चैप्टर 15 जैव विविधता व संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर 16 पर्यावरणीय तथ्य यानी कि इन्वायरमेंटल इशू। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं वो अभी से लग जाएं। बायोलॉजी उतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, इसको बस आप जब क्लास करते हैं कहीं भी किसी भी टीचर के पास आप पढ़ें तो इसको कोशिश करें कि क्लास में हम इसको ख़त्म कर दें। मतलब ऐसा ना हो कि जो आप नोटबुक है आपकी नोटबुक वो आपके क्लास में ही खुले और क्लास में ही बंद हो। मतलब रूम आके भी या आप जहाँ रहते हैं घर में तो वहाँ पे आके बस 10 मिनट रिविज़न डेली का कर लेना है, आपका कवर हो जाएगा। और यह एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे नीट की तैयारी करने वाले हैं वो एनसीईआरटी को ना भूलें, वो एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालें। और आप जहाँ भी पढ़ते हैं यदि आप छोटे शहर से हैं, आपके शहर में अच्छी सुविधा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई जो है
खुद को करनी होती है इसमें, यानी सेल्फ स्टडी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ज़रूरी नहीं कि कोटा या कहीं कोचिंग लेके हम करने से ही होगा। यदि आप में दृढ़ संकल्प है कि मुझे करना है तो करना है, तो आप क्लास के नोट्स पढ़िए, आप क्लास में ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़िए आप, और एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए गाइड बुक आप ले सकते हैं। जैसे दिनेश वगैरह की आती है, दिनेश की आती है, एसपीपीटी की आती है, आपको जिसकी अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1, अध्याय 1 से शुरू करने वाले हैं। पहला है आपका जीवों में प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसी से शुरू करने वाले हैं हम लोग। क्लास 11 हम लोग देख चुके थे कि जीवन क्या है, और हम लोग यहाँ पे क्लास 12 शुरू हो रहा है। आपका पहला टर्म ही है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा एनसीईआरटी का एक लाइन भी ना छूटे। तो पहला है आपका जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पैन, इंग्लिश में बोलते हैं। आपको देखिए साथ के साथ मैं आपको इंग्लिश का हिंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ना तो आप हिंदी प्योर आप पढ़ पाइएगा, ना तो आप इंग्लिश प्योर पढ़ पाइएगा। तो दोनों को मिला के जो इंग्लिश बनती है, आप उस लैंग्वेज में पढ़ाई कीजिए, इससे आपको आसानी होगी। क्योंकि हिंदी का बहुत सारा टर्म ऐसा है जो कि इतना शुद्ध हिंदी है कि उसका हम लोग हिंदी में भी याद नहीं रख सकते। तो हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला है आपका जीवन काल। जीवन काल से आप लोग क्या समझते हैं? सीधा सा मतलब है, जीवन काल का मतलब हो गया कि कोई भी जीव जब जन्म लेगा और उसके बाद मृत्यु जब होगी उसकी, उसके बीच के समय को क्या बोलेंगे? उसका जीवन काल बोलेंगे। लेकिन हम लोग इसको परिभाषा में लिखेंगे, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई जीव है, उसका जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, उस चीज को हम लोग उस जीव का जीवन काल कहेंगे। ना तो उस समय में उसको कोई अन्य जीव मार दे, जैसे कि कोई जीव है उसका मान लिया लाइफ स्पैन है 15 वर्ष, 15 वर्ष की। यदि हम लोग बीच में उसको डिस्टर्बेंस 10 साल में किसी ने कोई कारण से मार दिया, या फिर हो सकता है कि वो कोई बीमारी से या कोई महामारी से मर गया, तो वो नहीं माना जाएगा। क्योंकि यह प्राकृतिक मृत्यु मतलब बिना डिस्टर्बेंस के वो जो जीव है वो कितना दिन तक जीवित रहता है, उस चीज को हम लोग उस जीव का जीवन काल कहते हैं। और जो जीवों का जीवन काल देखा जाए तो उसकी आकृति या जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी जीव है तो ऐसा नहीं है कि छोटा है तो जल्दी मर जाएगा, बड़ा है तो लेट से मरेगा। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि तोता और कौवा क्रमशः क्या होते हैं? एक आकार के होते हैं, फिर भी उनके आयु में डिफरेंस होता है। तोता जहाँ 140 साल जीता है, वहाँ कौवा मात्र 15 वर्ष ही जी पाता है। और आप देखिएगा, कौवा जब भी मरेगा तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु या तो तारों में करंट लगने से होगी या किसी अन्य कारण से होगी। आप नोटिस कर सकते हैं अपने अगल बगल देख के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवों का जीवन काल उनका एक विशिष्ट गुण है। यहाँ विशिष्ट गुण क्यों बोला गया है? क्योंकि जीवन काल क्या है, हर जीव का एक उसका निश्चित होता है, तो इसलिए उसको हम लोग विशिष्ट बोलते हैं। विशिष्ट मीन्स क्या हो गया? स्पेशल, यानी कि हम लोग उसी चीज के लिए उस जीव को जान सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया बना सकते हैं हम लोग। तो कुछ जीवों का यहाँ मैंने जीवन काल लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक देख लीजिए आप। तोता 140 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, आम 200 वर्ष, पीपल 2500 वर्ष। पीपल का साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा, RELIGIOSA, फाइकस रिलीजियोसा। अब बरगद है आपका 300 से 500 वर्ष, यानी कि बनियान ट्री। हाथी हो गया आपका 75 वर्ष, गुलाब का पौधा 10 वर्ष, कुत्ता 25 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते, केले का वृक्ष 25 वर्ष, गाय 26 वर्ष, मगरमच्छ 160 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, फल मक्खी 6 महीना, धान का पौधा 6 महीना, कछुआ 100 से 150 वर्ष। तो ये कुछ जीव के यहाँ पे मैंने जीवन काल आपको बताए हैं कि इनका यह
जीवन काल होता है। यह तो हो गया जीवन काल। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे कि एक कोशिका के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु, कुछ एक कोशिका के ऐसे जीव हैं जिसमें कि प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि अमीबा को आप ले लीजिए, तो अमीबा क्या होता है, अमीबा की संरचना अनियमित होती है, मतलब किसी भी आकार का हो सकता है। यह कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। तो ये क्या होता है, इसमें द्विविभाजन होता है, बाइनरी फिजन। तो इसमें जब द्विविभाजन होगा तो यह बीच से पार्टीशन होके दो अलग अलग अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका कोई भी भाग मरने योग्य नहीं बचता है, सारा का सारा नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा हम लोग, क्योंकि एक जनक अमीबा से दो संतति उत्पन्न हो रही है, दो संतति अमीबा आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब दो आ रही है तो इसका कोई भी भाग क्या हुआ, डेड नहीं हुआ। और जब डेड नहीं हुआ तो ऐसे जीव को हम लोग अमर भी बोल सकते हैं। अमीबा किस विधि द्वारा विभाजित होता है, द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रजनन। प्रजनन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटे क्लास से ही। तो देखते हैं प्रजनन हम लोग क्या है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे कोई जीव नए जीव का निर्माण करता है। मीन्स कोई भी जीव है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलेंगे। प्रजनन में जनक होता है और एक संतान होता है। जनक किसको बोलेंगे, जनक जो प्रजनन में भाग लेते हैं, और संतान या पुत्री और वे जो उत्पन्न होते हैं, मतलब संतान वे हैं जो उत्पन्न होते हैं। प्रजनन का टाइप्स देख लेते हैं, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स लैंगिक और असेक्सुअल मीन्स अलैंगिक, दो टाइप के होते हैं। प्रजनन का महत्व, मतलब प्रजनन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन का महत्व हम लोग देखते हैं तो पहला है इसमें जाति की निरंतरता, मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। प्रजनन जाति की निरंतरता क्या होता है, बनाए रखता है, अर्थात जाति को विलुप्त होने से बचाती है। क्लियर है? यदि प्रजनन नहीं होगा, पुराने जीव से नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, यदि किसी कारणवश पुराना जो जनक है वो किसी कारणवश डेड हो जाए, मृत हो जाए, तो नए संतति नहीं आएंगे, क्या होगा, उस जाति समाप्त हो जाएगी। जैसे कि डायनासोर की जाति क्या हुई, वो समय के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाई यहाँ के वातावरण को, और वो अपनी संतति उत्पन्न करने में असफल रही, या उत्पन्न की भी तो सर्वाइव नहीं कर पाई, जिसके कारण उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। सेकेंड है आपका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मीन्स रिप्लेसमेंट, मतलब एक को हटा के दूसरा को आना वहाँ पे। मतलब प्रजनन द्वारा किसी रोग, अनियमितता, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत हुए जीवों का नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। सपोज दैट यदि हम लोग अभी हैं यहाँ पे, मान लिया अभी जैसे तुर्की में भूकंप आया था, तो वो क्या हुआ, वो तो इंसान का प्लानिंग तो नहीं था, वो अचानक से हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई, कुछ लोग मरे भी वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, मरे तो क्या, वहाँ जनसंख्या कम हो गया, नहीं हुआ ना। तो वहाँ क्या हो, जितने मरे उसके बाद क्या होगा, कोई नए वहाँ उत्पन्न होंगे, नए शिशु जन्म लेंगे। तो पुराने जो मरे, मान लिया 3000 लोग मरे, तो अगला नेक्स्ट 3000 शिशु जो नए बच्चे आएंगे वो उनके जगह को पूरा कर देंगे। यही होता है प्रतिस्थापन। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रजनन सभी आयु के समष्टि के मध्य नियमन का कार्य करता है। मीन्स यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो बच्चे भी हैं तो क्या होंगे, धीरे बड़े होंगे, लेकिन बच्चा जब नेक्स्ट प्रजनन के काम अभी नहीं हो रही तो क्या होगा, नए बच्चे अभी नहीं आएंगे, तो पुराने ही बढ़ेंगे, उनकी आयु बढ़ेगी। तो क्या होगा, पहले किशोरावस्था जाएगा, फिर युवा अवस्था, फिर वयस्क, फिर वृद्ध हो जाएगा। यदि हम लोग प्रजनन नहीं किए तो ऐसी अवस्था कंटिन्यू चलेगी, तो उसमें क्या होगा, अभाव किसका हो जाएगा,
नए शिशुओं का हो जाएगा। फिर जब ये बालक किशोर में अवस्था में बदल जाएंगे तो बालकों का अभाव हो जाएगा। जब किशोरावस्था से युवावस्था में जाएंगे तो किशोरावस्था का अभाव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी भी जनसंख्या में उसका जो आयु के बीच अंतर है उनको हम लोग प्रजनन द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मीन्स सभी आयु के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट, जीवन यानी कि लाइफ। पृथ्वी पर जीवन एवं जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जनन आवश्यक है। मीन्स पृथ्वी पर जीवन, यदि हम लोग प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं करें कोई जीव तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह आगे जो चैप्टर आएगा इकोलॉजी, उसमें आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रजनन का नेक्स्ट महत्व है विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस। इसमें देखते क्या है, प्रजनन संरचना कार्य एवं व्यवहार में विभिन्नताओं के समावेश के लिए अनिवार्य होता है। मीन्स प्रजनन संरचना कार्य और व्यवहार में विभिन्नताओं के समावेश के लिए अनिवार्य होता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही प्राणी पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम लोग पुराने ज़माने में, जैसे कि पुराना जो पिछला जनरेशन है, यदि अभी क्या हो रहा है, हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई बढ़ते जा रहा है और वाटर पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो हम लोग आ रहे हैं या फिर जो आएगी तो क्या होगा, नेक्स्ट अडॉप्ट कर लेगा, मतलब अधिक गर्मी सह सकता है वो, और अधिक प्रदूषित पानी में को वो कंज्यूम कर सकता है, मतलब ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसमें और जनक में क्या हुआ, विभिन्नताएं आई, और ये विभिन्नताएं क्या हुई, इन्हीं विभिन्नताओं के कारण क्या हुआ, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि पृथ्वी पर रह पाएगा। क्लियर है? क्योंकि डायनासोर के साथ भी यही हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा लेकिन वो लोग क्या हुए, वो लोग टेम्परेचर कम में रहते थे डायनासोर, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, यानी कि विभिन्नताएं उसमें आई, या फिर आई तो आई बहुत कम है, या फिर नहीं आई, तो वो क्या हुए, अडॉप्ट नहीं कर पाए, यानी कि वेरिएशंस उसमें नहीं आया, तो पृथ्वी पे से वो गायब हो गए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, लाभदायक विभिन्नताएं मतलब यूजफुल वेरिएशंस। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी विभिन्नताएं आई जीवों में जो कि उस जीव के लिए आवश्यक थी। तो ऐसी विभिन्नताएं क्या होगी, वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उपयोगी विभिन्नताएं व्यष्टि में बनी रहती है। व्यष्टि जब भी बोलेंगे तो एक जाति की जनसंख्या का यहाँ पे सेंस होगा, और जब समष्टि बोलेंगे तो उसमें विभिन्न जाति के जीवों की जनसंख्या को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? बोलता है उपयोगी विभिन्नताएं व्यष्टि में बनी रहती हैं, ये नई पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। उपयोगी विभिन्नताएं अनुकूलन व उद्विकास के लिए आवश्यक होती है। मीन्स ऐसी विभिन्नता जो उस जीव के लिए आवश्यक है वो गायब नहीं होती, बल्कि उसमें बनी रहती है। क्लियर है? अब हम लोग प्रजनन का कुछ मूल लक्षण देखते हैं, यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखते हैं प्रजनन में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मीन्स डीएनए अपनी प्रतिकृति का निर्माण करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9-10 से शुरू हो जाता है ये सब। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या करता है, पहला तो आपका हो गया कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? यानी कि जीन का जो है रीअरेंजमेंट होता है। और आरएनए प्रोटीनों एवं अन्य जैव रसायनों का निर्माण करता है। और जो आरएनए है वो क्या करता है, प्रोटीन और अन्य जैव रसायन जो शरीर में होते हैं वो उनका निर्माण करता है। और तीसरा पॉइंट, प्रजनन में कोशिकाओं की वृद्धि होती है। मीन्स कोशिका उसमें बढ़ेगी, कोशिकाओं का नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी। कोशिका में विभाजन होता है जो कि बहुत से
जो कि बहुत से अकोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि है। यानी कि सेल यहाँ पे डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा यहाँ पे, जो कि बहुत सारे अकोशिकीय यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें कोशिका के बीच अरेंजमेंट सही से नहीं होता है, तो हम लोग इसको अकोशिकीय नहीं लिख के एक कोशिकीय लिख देते हैं। प्रजनन इकाइयों का निर्माण एवं पृथक्करण। प्रजनन इकाई का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव किस विधि से कर रही है, चाहे वो युग्मक की सहायता से कर रही हो, चाहे किसी शरीर के अन्य भाग से कर रही हो, तो जिस भी भाग या जिस भी अवयव से कर रही है तो उस अवयव को उसका प्रजनन इकाई बोलेंगे, उसका निर्माण एवं सेपरेशन होगा। क्लियर है? प्रजनन इकाइयों से नए जीवों का निर्माण होता है। मान लिया हम लोग हाइड्रा का जो हाइड्रा जीव पादप है, उसमें यदि मुकुलन होता है तो यह मुकुलन आगे विकसित होकर क्या होता है, एक अलग पूर्ण विकसित हाइड्रा में बन जाता है। उससे जनक से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मतलब पृथक हो गया, अलग हो गया, तो यही बोला गया है। तो प्रजनन इकाई से प्रजनन इकाई से क्या हो गया, यहाँ पे मुकुल हो गया। क्लियर है? मानव का प्रजनन इकाई क्या होगा, उसका युग्मक होगा। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, मतलब प्रजनन के प्रकार। आपको मैंने बताया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक और लैंगिक। जो अलैंगिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल एक जीव या एकल जीव यानी कि एकल जनक नए जीव उत्पन्न करने के लिए समर्थ होते हैं। एक अकेला जीव वहाँ पे नए संतति का निर्माण कर सकता है। एसेक्सुअल में गेमिट का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मक संलयन होता है, जबकि सेक्सुअल में दो विपरीत लिंगों से संबंधित जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बाइपेरेंटल कहा गया है, और एसेक्सुअल को यूनिपेरेंटल कहा गया है। दो विपरीत लिंगों में एक नर या मादा की जरूरत पड़ेगी, एक नर और मादा की। अब नेक्स्ट पॉइंट है गेमिट यानी युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा है युग्मक संलयन होता है, मीन्स जो गेमिट होगा उसका निर्माण होगा, जैसे कि ह्यूमन में अंडाणु और शुक्राणु दोनों का फ्यूजन होता है, तब जाके एक युग्मज बनाता है। ये भी एंड रहता है, हेप्लॉइड यहाँ के डिप्लॉइड हो जाता है। क्लियर है? यह मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। तो आइए हम लोग अब तुलना कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर। आपका इस साइड लेफ्ट साइड में आपका अलैंगिक प्रजनन और राइट साइड है लैंगिक प्रजनन। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन हमेशा एक जनक ही होता है, मीन्स इसमें केवल और केवल एक जीव ही प्रजनन में भाग लेता है। क्लियर है? और दूसरा है मतलब लैंगिक प्रजनन का पहला पॉइंट है कि यह कैसा होता है, द्विजनक होता है, मीन्स बाइपेरेंटल होता है। इसमें दो विपरीत लिंगों वाले जीव की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है किसी किसी केस में यह एक जनक मतलब एक जनक से भी संभव है। यह ऐसे जीवों में होता है जैसे कि केंचुआ को आप ले लीजिएगा, केंचुआ में कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। क्लास 11 तो आपने पढ़ा होगा, तो देखा होगा आपने कि वह द्विलिंगी होता है, तो वह खुद से भी वह प्रजनन कर सकता है। तो नर और मादा अंग उसमें एक ही जीव में पाए जाते हैं। अपवाद साइंस में आपको हर जगह मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन काइजेनिक होता है, यानी कि सोमेटोजेनिक। काइजेनिक का मतलब क्या है, काय का मतलब क्या, शरीर, जनिक तो शरीर से उत्पन्न, मतलब नेक्स्ट जो आएगा, मान लिया कोई जनक है मतलब पेरेंट है, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा, वह जो उसका जनक है उसका जो भी संरचना बनावट है ठीक उसी प्रकार से होगा। जबकि लैंगिक प्रजनन में यह जननिक अथवा भ्रूणीय होता है, मीन्स लैंगिक जनन में क्या होता है, वहाँ पे युग्मक निर्माण होगा और संलयन करके वहाँ पे डिवाइड होकर सेल डिवीजन करके वहाँ पे भ्रूणीय अवस्था बनाएगी। क्लियर है? वहाँ पे क्या होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि वह जनक के समान होगा, उसमें विभिन्नताएं आती है और विभिन्नताएं होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ नर और मादा दोनों के गुण वहाँ पे समान रूप से मतलब अगला संतति में प्रदर्शित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अलैंगिक जनन में। इसमें लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, नाम से ही क्लियर है। अलैंगिक मीन्स लैंगिक अंग उसमें नहीं पाए जाएंगे, जबकि लैंगिक में
लैंगिक अंग पाए जाएंगे। क्लियर है। अब अलैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, मतलब मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। अर्धसूत्री को मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है। और हम लोग के लैंगिक में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। मीन्स हम लोग का जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तभी तो जाके बॉडी की सभी सेल में आपको केंद्रक में आपको 2n मिलेगा गुणसूत्र, जबकि शुक्राणु एकमात्र है जिसमें अर्ध गुणसूत्र यानी हैप्लॉइड यानी कि सिंगल n मिलेगा। क्लियर है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण व संलयन अनुपस्थित होगा है। मीन्स यहाँ पे गेमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि लैंगिक में नए जीवों की उत्पत्ति या नए जीवों के लिए युग्मक निर्माण एवं संलयन होता है। क्लियर है। जैसे कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण हम लोग को पता है। अब पॉइंट नंबर 6, अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक के विशिष्ट व विशिष्ट भाग से विकसित होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नए जीव जो है जनक के विशिष्ट, मतलब मान लिया हम लोग जैसे कि आम के पेड़ है, ठीक, आम का पेड़ है तो उसमें हम लोग क्या, आम का फल लगता है तो उसके अंदर बीज लगता है, तो उसी बीज से नया पेड़ बनता है। तो हम लोग तो उसका ये पता है कि हम लोग का आम का जो फल है उसमें बीज है, उससे हम लोग को नया पौधा मिलेगा। लेकिन ये तो क्या विशिष्ट पार्ट हो गया कि उसके लिए स्पेशल है वहाँ पे सीड। लेकिन कभी कभी अविशिष्ट यानी कि स्पेशल नहीं होता है। जैसे हम लोग कलम काटते हैं, कलम काट के भी हम लोग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए आम का पेड़ लगा लेते हैं। अब लैंगिक में देखते हैं पॉइंट नंबर 6, नए जीव युग्मक संलयन से विकसित होते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई विशिष्ट अविशिष्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, युग्मक संलयन यहाँ पे भाग लेगा। क्लियर है। मतलब पॉइंट नंबर 8 देखेंगे हम लोग अलैंगिक प्रजनन में, इसमें क्या होता है, परिवर्तनशीलता यानी वेरिएशंस अनुपस्थित रहेंगे, मतलब उसमें संतति जनक से संतति में कोई विभिन्नताएं नहीं रहेगी। जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होगा कि उत्पन्न संतान में जो संतति होगी इसमें वेरिएशंस यानी कि परिवर्तनशीलता पाई जाएगी, मतलब जनक के समान न होकर वो उसमें कुछ नई गुण या फिर विभिन्नताएं उसमें मिलेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक प्रजनन में यह प्रजनन की तीव्र विधि, मतलब अलैंगिक प्रजनन कैसा है, यह प्रजनन का तीव्र विधि है, जबकि लैंगिक प्रजनन एक धीमी विधि है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अलैंगिक प्रजनन विधि में संतान अधिक संख्या में उत्पन्न होता है, मीन्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में कम संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अलैंगिक प्रजनन में यह अनुकूलता एवं उत्पत्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मीन्स इसमें क्या होगा कि कैसा है, जो जनक से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें ठीक जनक के समान रहेगी, तो कैसा होगा, उसमें अनुकूलन है तो कुछ नए गुण या फिर नया एडोप्टेशन उसमें नहीं आएगा, तो यह अनुकूलता उत्पत्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब जैसा था वैसा ही है। जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, उत्पत्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है अनुकूलता की दृष्टि से। क्योंकि क्या होगा, यदि हम लोग आने वाले समय में अपने आप को बदलते हुए वातावरण के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे, अनुकूल नहीं होंगे, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, नहीं ना। तो हम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन आती है लैंगिक प्रजनन में वो आने वाले परिस्थिति के लिए अनुकूल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका अब शुरू करते हैं हम लोग अलैंगिक प्रजनन। मीन्स अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ा अंतर, आप ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी में जो हम लोग का बनाया गया है, जिसने भी बनाया है इस चीज़ों का ऐसा सेट किया जो कि हर चीज़ 2 से 3 बार कम से कम आनी ही आनी है, इसलिए आप ध्यान से दीजिए और ये चीज़ आपके बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक प्रजनन। पहला देखते हैं जनन कोशिकाओं का निर्माण व संलयन नहीं होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही फ्यूजन होगा। अलैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सही बात है, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे कैसे होंगे, सभी विभाजन समसूत्री होंगे, यानी कि सभी विभाजन माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, यहाँ पे सभी समसूत्री विभाजन यहाँ पे होंगे, अर्धसूत्री एब्सेंट रहेंगे। सभी संतान आनुवांशिक व शारीरिक रूप से जनक के समान होती है, इसलिए इन्हें जनक का क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन किसको बोलते हैं हम लोग, शक्तिमान आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे
डॉक्टर डेंग क्या करता था, क्लोन बनाता था। क्लोन किसको बोलते हैं, जो हूबहू एक दूसरे की कार्बन कॉपी दिखे, मतलब एक दूसरे से मेल खाता हो, चाहे वो शारीरिक बनावट हो चाहे आनुवंशिक तौर पे मतलब सेम हो, उसी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। प्रत्येक व्यष्टि अथवा क्लोन को रेमेट कहा जाता है। मान लिया ए की कार्बन कॉपी बी है, बी की कार्बन कॉपी सी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह एक पॉपुलेशन बनाया, एक ही जाति के हैं, तो क्या हो गया, यह व्यष्टि हो गया। एक अकेला क्या कहलाएगा, कॉलोन कहलाएगा। लेकिन जब व्यष्टि की बात करेंगे तो उसमें हम लोग रेमेट शब्द का हम लोग यूज कर सकते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप नॉलेज के लिए आप इसको रख लें कि कॉलोन को ही रेमेट कहा जाता है। क्लियर है। अब एक नोट आ गया है, अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे कि एक कोशी के जीव, सरल पादप एवं जंतु आदि में पाया जाता है। मिश्र उच्च कोटि के जीवों में यह अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि देखने को मिलती है जिसे कायिक प्रजनन कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, आम के पेड़ का एग्जाम्पल लेके कलम काट के हम लोग नए जीव का उत्पादन कर सकते हैं वहाँ पे। तो एकमात्र वो विधि है जिसको लैंगिक जीवों में और लैंगिक में गिनती में आती है। क्लियर है। कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स पौधे के किसी अन्य भाग से नए जीव विकसित कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। मीन्स अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं क्या क्या है, यह एक जनक की होती है, मतलब इसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेता है। प्रजनन की इकाई जनक का विशिष्टीकृत अथवा अविशिष्टीकृत भाग होती है। मैंने आपको बताया था कि वो हो सकता है कि स्पेशल भाग से या फिर किसी अन्य भाग से भी उत्पन्न हो सकता है। प्रजनन की इकाई यहाँ पे क्या हो गया कि जनन में जो भाग उसका भाग ले रहा है। पॉइंट नंबर 3, परवर्धी यानी संतति जनक की कायिक कोशिका से निर्मित होती है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रजनन भी कहते हैं। कायिक कोशिका से बनी है इसलिए हम लोग ऐसे प्रजनन को कायिक प्रजनन कहते हैं। अब नंबर 4, इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। जब युग्मक बन ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे संलयन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है। नंबर 5, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। मैंने आपको बताया अभी सारे विभाजन कैसे होते हैं, समसूत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नवजात संतति आनुवंशिक बाह्य रचना एवं कार्य की जनक के समान ही होती है। मतलब कि आनुवंशिक रूप से हो, चाहे उसकी बनावट के हो, चाहे उसका कार्य और व्यवहार से हो, वो कैसा होगा, वह जनक के समान होगा। इसलिए हम लोग उसको क्या बोले थे, क्लोन बोले थे। एक क्लोन को क्या कहा जाता है, रेमेट भी कहा जाता है। नंबर 7, हैप्लॉइड व डिप्लॉइड पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। मीन्स जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो यहाँ पे हैप्लॉइड वाली स्थिति नहीं बनती है, इसलिए मात्र यहाँ पे डिप्लॉइड पाया जाता है, तो यहाँ वही पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। क्लियर है। और लैंगिक प्रजनन क्या है, यह गुणन की तीव्र विधि होती है। मीन्स क्या हो गया कि अलैंगिक प्रजनन में कोई एकल जीव, जैसे एक बैक्टीरिया है, वो कैसा है, एक बैक्टीरिया हर 2 घंटे में डिवाइड हो रहा है मान लिया, तो यह अगले 2 घंटे में ये फिर और डिवाइड करेगा। मीन्स यह इनकी जो रिप्रोडक्शन की रेट होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रजनन विधि में जनक द्वारा अत्यधिक संख्या में संतति उत्पन्न होती है। मीन्स इसमें जो संतति बनेंगे वो नंबर ज़्यादा होंगे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार, रचना व यानी लक्षणों में समान होती है। मीन्स मैंने आपको बताया अभी कि वो आकार, रचना, बनावट, चाहे उसका व्यवहार हो, चाहे लक्षण हो, चाहे आनुवंशिक हो, सब रूप से समान होता है, इसलिए हम लोग उसको क्लोन बोले थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छा से।